हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 5 ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस स्कॉलर्स ऑन इंटरनेशनल लॉज। कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए क्या डेफिनीशन या स्टेटमेंट दिए हैं, वो सब कुछ हम लोग इस लेक्चर सीरीज में समझने वाले हैं, जो कि आज लेक्चर नंबर 5 है। देखिए, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज प्रोफेसर एल ओपनहाइम। इनके अनुसार लॉ ऑफ नेशंस या इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों टर्म्स सिनोनिम है। लॉ ऑफ नेशंस या इंटरनेशनल लॉ is the name for the body of customary and conventional rules। इन दो शब्दों को याद रखिएगा, customary and conventional rules which are considered legally binding। ये शब्द भी ध्यान रखिएगा कि legally binding by the civilized state in their intercourse with the each other। ओपनहाइम भाई साहब कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ नहीं, मात्र कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स है, जो कि लीगली बाइंडिंग कंसिडर किया जाता है। किसके द्वारा? सिविलाइज्ड स्टेट्स के द्वारा, जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या फिर इंटरकोर्स करते हैं। याद रहेगा, इनका जो क्रिटिक्स हुआ वो इस शब्द पे हुआ कि सिविलाइज्ड स्टेट, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल कर लिया कि क्या भारत एक सिविलाइज्ड स्टेट है। कोई पैरामीटर इन्होंने आज सच नहीं बताया कि कौन सा राष्ट्र हम सिविलाइज्ड समझेंगे या कौन सी चीज़ें जो राष्ट्र कर रहा है उसको हम सिविलाइज्ड स्टेट के एक्ट के रूप में समझेंगे। तो इनसे पूछा गया जब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट, तो कोई एक बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशन इन्हें ये नहीं दे पाए। दूसरी चीज़, टॉटसन गिल की एक डेफिनेशन है, द टर्म इंटरनेशनल लॉ मीन्स the body of rule of law which apply within the international community or society of states। बहुत साधारण सी डेफिनेशन, कुछ एक्सप्लेन करने की हमें नहीं लगता ज़रूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ये इंपॉर्टेंट है, जे.एल. बार्ले। ये क्या कहते हैं? द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड principles of actions which are binding upon the civilized state in their relation with one another। अब जब इन्होंने भी सिविलाइज स्टेट शब्द का इस्तेमाल कर लिया है तो इनको भी क्रिटिक्स सेम चीज़ का झेलने को मिलने वाला है। बस इन्होंने कुछ तोड़ मरोड़ करके क्या किया कि बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस, जो भी आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक्शंस लेंगे वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी सिद्धांत पर आधारित होंगे, तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पर मर्ज कर दिया। उसके बाद ग्रे भाई साहब ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ is the name of body of rules which according to their usual definition regulate the conduct of states in their intercourse with the each other। आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। आप विश्व स्तर पर जो बिहेवियर अपनाने वाले हैं, जो मैनर अपनाने वाले हैं, कब? जब एक दूसरे देश से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर इज द इंटरनेशनल लॉ। अब उसी डेफिनेशन को बाकी सारे ज्यूरिस्ट या स्कॉलर्स आपस में कुछ ना कुछ टेक्निकल शब्द इधर उधर करके क्या करने वाले हैं? डिफाइन करने वाले। तो ऐसे ही ग्रे भाई साहब के अनुसार क्या है? जो रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। सब तो याद नहीं कर पाओगे, ओपनहाइम की याद कर लेना, जे.एल. बार्ली की याद कर लेना, ग्रे की याद कर लेना। एक केस है क्वीन वर्सेस कीन, जिसमें लॉर्ड कॉलरेज ने डिफाइन किया था इंटरनेशनल लॉ को। द लॉ ऑफ नेशंस इज दैट कलेक्शन ऑफ यूसेज which civilized states have agreed to observe in their dealings with one another। अल्टीमेटली एक जस्टिस भी वही चीज बोल रहा है जो अब तक आप ऊपर समझते आए हैं। ये याद करने वाला सेक्शन है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये बोल दें कि डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ इन टर्म्स ऑफ टू स्कॉलर्स, या फिर डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ एज पर ओपनहाइम एंड डिस्क्राइब इट। तो आप क्या करेंगे? इनमें से किसी की भी एक की डेफिनेशन आप कोट करेंगे जो आपको अच्छा लग रहा है या जिसकी पूछी गई है उसकी खासकर आप करेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।
एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ताकि दूसरे को भी काम आ सके। हैव अ नाइस डे।